छत्तीसगढ़ कर्मचारियों के ओपीएस एनपीएस से संबंधित एक बहुत ही बड़ी जानकारी प्राप्त हो रही है। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले जो साथी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सभी साथियों को नमस्कार। बृहस्पति सिंह जो विधायक हैं आपके विधानसभा रामानुजगंज के, उनके द्वारा यह पत्र जारी किया गया है। ओपीएस एनपीएस को लेकर बृहस्पति सिंह जी के द्वारा यह पत्र जारी किया गया है। प्रतिष्ठा में श्रद्धेय भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, अटल नगर। विषय है पूर्व सेवा गणना शिक्षक मोर्चा द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन पर आवश्यक कार्यवाही करने बाबत। तो इस पत्र के माध्यम से जो शिक्षक हैं उनके जो पूर्व की सेवा है उसको गणना करने के लिए इस पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन किया गया है विधायक बृहस्पति सिंह जी के द्वारा। महोदय, सविनय निवेदन है कि पूर्व सेवा गणना शिक्षक मोर्चा द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश के शिक्षक एलवी संवर्ग को उनके प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना कर पुरानी पेंशन, वेतन निर्धारण, वेतन विसंगति, क्रमोन्नति, पदोन्नति, वेटेज एवं ओपीएस एनपीएस विकल्प हेतु समय सीमा में वृद्धि किए जाने आदि समस्याओं के संबंध में निराकरण एवं आवश्यक कार्रवाई किए जाने हेतु ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। ज्ञापन संलग्न है, अतः अनुरोध है कि पूर्व सेवा गणना शिक्षक मोर्चा के संलग्न ज्ञापन पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुशंसा सेवा में सादर प्रेषित है। इस पत्र के माध्यम से जो शिक्षक हैं उनकी पूर्व सेवा को गणना करते हुए उनको ओपीएस, एनपीएस और जो क्रमोन्नति, पदोन्नति, वेतनमान है, वेटेज है, इन सभी का लाभ शिक्षकों को देने के लिए इस पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन किया गया है। सहपत्र उपरोक्तानुसार सादर सहित। तो विधायक बृहस्पति सिंह जी के द्वारा यह पत्र लिखा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया गया है कि जो शिक्षकों की पूर्व सेवा की गणना है उसको पूर्व की सेवा को गणना करते हुए इनको जो लाभ है ओपीएस एनपीएस का, इनको लाभ दिया जाए और ओपीएस के लिए जो समय सीमा है उसमें वृद्धि करने की कृपा करेंगे। विकल्प जो दिया गया है अभी शपथ पत्र उसमें भराया जा रहा है सभी कर्मचारियों से कि वो ओपीएस लेना चाहते हैं कि एनपीएस के साथ बने रहना चाहते हैं। भावदी हैं बृहस्पति सिंह, विधायक, रामानुजगंज, छत्तीसगढ़। अगला जो जानकारी है ओपीएस एनपीएस से संबंधित प्रावधानों के विषय में सामान्य प्रश्नोत्तर। जो प्रश्न इसमें सामान्य लोगों के, कर्मचारियों के मन में आ रहे हैं वह प्रश्न इसमें दिए गए हैं। इसमें प्रश्न है पहला, शासकीय सेवक से नियुक्ति उपरांत वेतन से की जाने वाली कटौती के संबंध में क्या प्रावधान है। एनपीएस में इसमें उत्तर दिया गया है और ओपीएस का भी दिया गया। तो एनपीएस का है पहले 1 अप्रैल 2022 से मूल वेतन महंगाई भत्ता का 24%, कर्मचारी 10% प्लस नियोक्ता 14% अंशदान की कटौती अनिवार्य है। दूसरा, बिंदु क्रमांक 1 के अंतर्गत स्वैच्छिक अंशदान प्राण खाते में जमा किया जा सकता है। वहीं ओपीएस पे है आपका जीपीएफ, नियमानुसार मासिक परिलब्धि मूल वेतन का न्यूनतम 12% अनुदान अनिवार्य है। बिंदु क्रमांक 1 के अतिरिक्त सामान्य भविष्य निधि में निहित प्रावधान के अनुसार अतिरिक्त अभिधान जीपीएफ खाते में जमा किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न है इसमें सेवा के दौरान आंशिक आहरण के संबंध में क्या प्रावधान है। तो एनपीएस में है इसमें न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के उपरांत पात्रता होगी। पूरी सेवा अवधि में केवल अधिकतम 3 बार एवं कर्मचारी अंशदान का अधिकतम 25% जिसमें लाभांश शामिल नहीं है। वहीं ओपीएस में जीपीएफ के अंतर्गत सामान्य भविष्य निधि नियम में निहित प्रावधानों के अनुसार पात्रता होगी। तीसरा प्रश्न है सेवानिवृत्ति पर पेंशन संबंधी क्या प्रावधान है। एनपीएस में है प्राण खाते में कुल जमा अंशदान लाभांश सहित का अधिकतम 60% प्राप्त होगा। शेष राशि न्यूनतम 40% का वार्षिक क्रय किया जाना अनिवार्य है। वार्षिकी क्रय किए जाने पर निर्धारित ब्याज दर अपरिवर्तनीय के अनुसार प्रति माह निश्चित वार्षिक पेंशन प्राप्त होगी। प्राण खाते में कुल जमा अंशदान लाभांश सहित राशि ₹5 लाख या उससे कम होने पर पूर्ण आहरण की पात्रता है। वार्षिकी क्रय की आवश्यकता नहीं। वहीं पर ओपीएस में इसमें बताया गया है कि पेंशन हेतु आहरकारी सेवा 9 वर्ष या 9 माह अनिवार्य है। मतलब 9 वर्ष और 9 माह की सेवा इसमें अनिवार्य है। पेंशन की अर्हता के लिए पूर्ण अर्हतादायी सेवा 33 वर्ष है, पर अंतिम देय वेतन का अधिकतम 50%। अर्हतादायी सेवा 33 वर्ष से कम होने पर आनुपातिक पेंशन अंतिम माह का मूल वेतन गुणित आहरकारी सेवा 6 माह में। तो इसमें स्पष्ट बताया गया है कि 9 वर्ष 9 माह की सेवा अनिवार्य है पेंशन के लिए और पूर्ण अर्हतादायी पेंशन सेवा के लिए 33 वर्ष, पर अंतिम देय वेतन का अधिकतम 50%। निर्धारित पेंशन पर समय समय पर जारी शासन के निर्देशानुसार महंगाई भत्ता शामिल कर पेंशन देय होगी। जो पेंशन इसमें प्रावधान किया गया है ओल्ड पेंशन स्कीम है जो
उसमें शासन के नियम के अनुसार जो बीच बीच में महंगाई भत्ता इसमें दिया जाता है वही भी पुरानी पेंशन योजना में जोड़कर इसमें कर्मचारियों को दिया जाता है। अगला है आपका चौथा प्रश्न है, मृत्यु प्रकरण में पेंशन पात्रता के संबंध में क्या प्रावधान है। एनपीएस में है, प्राण खाते में कुल जमा अंशदान लाभांश सहित का अधिकतम 20% एक मुश्त प्राप्त होता है। शेष राशि न्यूनतम 80% का वार्षिक क्रय किया जाना। तदनुसार निश्चित धनराशि नामिनी को प्रतिमाह वार्षिक पेंशन के रूप में प्राप्त होगी। प्राण खाते में कुल जमा अंशदान लाभांश सहित राशि रुपये 5 लाख या उससे कम होने पर एक मुश्त आहरण की पात्रता है, वार्षिकी क्रय की आवश्यकता नहीं। नॉमिनी को जीवन पर्यंत मासिक वार्षिकी पेंशन देय होगी। तत्पश्चात अभिदाता को जीवन बच्चों और बच्चों के न होने पर अभिदाता के विधिक वारिस को वार्षिकी क्रय की एक मुश्त राशि वापस कर दी जाएगी। ओपीएस में है, यह मृत शासकीय सेवक के द्वारा 7 वर्ष की आहारकारी सेवा पूर्ण कर ली गई है तो परिवार पेंशन की उच्च दर अंतिम वेतन का 50% देय होगी। 7 वर्ष से कम की सेवा होने पर सामान्य दर अंतिम वेतन का 30% देय होगी। बिंदु क्रमांक 1 के अनुसार देय राशि रुपये 7750 से कम नहीं होगी। निर्धारित पेंशन पर समय समय पर राशि जारी शासन के निर्देशानुसार महंगाई राहत शामिल कर पेंशन देय होगी। 5वां है, क्या सेवा त्याग पर पेंशन की पात्रता होगी। एनपीएस में प्राण खाते में कुल जमा अंशदान लाभांश सहित रुपये राशि 2.50 लाख या उससे कम होने पर पूर्ण आहरण की पात्रता है, वार्षिकी क्रय की आवश्यकता नहीं है। प्राण खाते के कुल जमा अंशदान लाभांश सहित का अधिकतम 20% एक मुश्त प्राप्त होता है। शेष राशि न्यूनतम 80% का वार्षिकी क्रय किया जाना होगा। तदनुसार निश्चित धनराशि कर्मचारी को प्रतिमाह वार्षिकी पेंशन के रूप में प्राप्त होगी। ओपीएस में है, सेवा त्याग पर पेंशन की पात्रता नहीं होगी। अगर आप सर्विस छोड़ देते हैं तो पेंशन की पात्रता आपको इसमें नहीं होगी। 6वां प्रश्न है, कर संबंधी प्रावधान के संबंध में क्या प्रावधान है। तो इसमें जो 6वां प्रश्न इसमें है, इसका उत्तर है एनपीएस सेवानिवृत्ति पर प्राप्त एक मुश्त आहरण राशि पर कर देय नहीं होगा। मासिक वार्षिकी पेंशन पर कर देय होगा। अगला है इसमें तीसरा, कर्मचारी अंशदान पर एटीसी के तहत राशि रुपये 1,50,000 की सीमा में छूट की पात्रता होगी। वहीं पर आपका चौथा है, ATCCD1B के तहत राशि रुपये 1,50,000 तक की सीमा के अतिरिक्त राशि रुपये 50,000 छूट की पात्रता होगी। 5वां है आपका, आंशिक आहरण पर कर देय नहीं है। तो आपका 6वां प्रश्न का उत्तर इसमें दिया गया है, कर संबंधी जो भी जानकारी से पूछी गई है। वहीं पर ओपीएस का है, जीपीएफ खाते से अंतिम आहरण पर कोई कर देय नहीं होगा। मासिक जीपीएफ कटौती पर एटीसी के तहत 1,50,000 की सीमा में छूट की पात्रता होगी। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पेंशन नियम अनुसार देय मासिक पेंशन पर कर देय होगा। तो ये ओपीएस के बारे में है। इसमें अगला आपका इसमें है, आंशिक आहरण पर कर देय नहीं है। तो 6वें प्रश्न का उत्तर इसमें दिया गया है। अगला जो प्रश्न है वह है आपका 7वां प्रश्न, सेवानिवृत्ति मृत्यु पर अतिरिक्त हितलाभ के संबंध में क्या प्रावधान है। एनपीएस में इसमें है, सेवानिवृत्ति उपदान अवकाश नकदीकरण समूह बीमा योजना आदि सभी हितलाभ नियमानुसार देय होगा। मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपदान के लिए न्यूनतम 5 वर्ष की आहाकारी सेवा अनिवार्य है। मृत्यु की स्थिति में उपादान की राशि मासिक परिलब्धि का न्यूनतम 2 गुना अथवा अधिकतम 33 गुना देय होगा। पेंशन सारांशीकरण की पात्रता नहीं है। ओपीएस का इसमें बताया गया है, मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपदान अवकाश नकदीकरण समूह बीमा योजना आदि सभी हितलाभ नियमानुसार देय होगा। मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपदान के लिए न्यूनतम 5 वर्ष की आहारकारी सेवा अनिवार्य है। 5 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के पश्चात कम से कम 12 माह अथवा अधिकतम 16.5 माह की उपलब्धि या 20 लाख जो भी कम हो देय होगी। उपलब्धि अर्थात मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता। तो जो मूल वेतन है वो महंगाई भत्ता है वह देय होगा। इसमें नियमानुसार पेंशन सारांशीकरण की पात्रता भी होगी। 8वां क्वेश्चन है इसमें, क्या शिक्षा कर्मियों को पेंशन की पात्रता होगी। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक दिनांक 30/6/2018 में उल्लेखित संविलियन की सेवा शर्तों की कंडिका 4 के अनुसार शिक्षक एलवी संवर्ग को दे समस्त लाभ के लिए सेवा की गणना संविलियन दिनांक 1 जुलाई 2018 से की जाएगी। अतः संविलियन दिनांक से ही पेंशन हेतु आहर्तादायी सेवा की गणना की जाएगी। आहरकारी सेवा 9 वर्ष 9 माह से कम होने पर पेंशन की पात्रता नहीं होगी। तो शिक्षा कर्मियों का संविलियन 1 जुलाई 2018 को किया गया था, तो उसी दिनांक से पेंशन की पात्रता इनको होगी। बाकी पूर्व की सेवा की गणना इसमें नहीं की गई, जिसके लिए शिक्षा कर्मियों के द्वारा हड़ताल भी की जा रही है और पूर्व की सेवा को गणना की मांग कर जो प्रथम नियुक्ति दिनांक से पेंशन देने की मांग की जा रही है।
प्रश्न 9वां है, प्रपत्र 2 शपथ पत्र की कंडिका 3 एनपीएस खाते में जमा मेरे अंशदान की राशि किसी भी स्थिति में प्राप्त न होने की स्थिति में मेरे द्वारा राज्य सरकार से इसका दावा नहीं किया जाएगा का क्या आशय है। उत्तर है, छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 20/1/2023 की कंडिका 6 के अनुसार दिनांक 1/11/2004 से 31/3/2022 तक एनपीएस खाते में जमा कर्मचारी अंशदान एवं उस पर अर्जित लाभांश शासकीय कर्मचारी को एनपीएस नियमों के अंतर्गत देय होगा। प्रश्न 10वां है, ओपीएस का विकल्प चयन पर शासकीय सेवक के द्वारा कितनी राशि शासकीय खाते में जमा करना होगा। इसका उत्तर है, कर्मचारी के प्राण खाते की कुल कापर्स राशि में से शासकीय अंशदान एवं उस पर अर्जित लाभांश शासकीय कर्मचारी को जमा करना अनिवार्य है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर जवाब दिया गया है इसमें कि कितनी राशि जमा करनी पड़ेगी। तो इसका स्पष्ट इसमें उत्तर दिया गया है, कर्मचारी प्राण खाते की कुल कापर्स राशि में से शासकीय अंशदान एवं उस पर अर्जित लाभांश का शासकीय कर्मचारी को जमा करना अनिवार्य है। 11वां प्रश्न है, एनपीएस का विकल्प चयन पर सीजीपीएफ खाते में दिनांक 1/4/2022 के पश्चात हुई कटौती के संबंध में क्या प्रावधान है। उत्तर है, 1 अप्रैल 2022 के पश्चात सीजीपीएफ खाते हुई कटौती का समायोजन कर्मचारी के प्राण खाते में शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार किया जाएगा। तो इसका उत्तर इसमें दिया गया है प्रश्न क्रमांक 11 का। अगला इसमें जो प्रश्न है वह है आपका प्रश्न 12, शासकीय सेवा में आने के पूर्व कर्मचारी द्वारा प्राण खाता लेने पर सेवा में आने के उपरांत उसी प्राण खाते में शासकीय एवं कर्मचारी अंशदान की राशि जमा की जाती है, तब ओपीएस का विकल्प चयन करने पर कितनी राशि शासकीय खाते में जमा किया जाना होगा। इसका उत्तर है, शासकीय सेवक के रूप में नियुक्ति दिनांक के पश्चात ही जमा किए गए शासकीय अंशदान एवं उस अर्जित लाभांश की राशि शासकीय खाते में जमा की जाएगी। मतलब जब से आप शासकीय सेवा में आए हैं उसके बाद से ही जो शासकीय अंशदान है एवं उस पर जो अर्जित लाभांश है उसकी राशि शासकीय खाते में जमा की जाएगी। ओपीएस के संबंध में प्रावधानों की विस्तृत जानकारी हेतु लिंक इसमें दी गई है cgpension.nic.in। इस पर आप क्लिक करके इसके बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त अग्रिम एवं आंशिक अंतिम विकर्षण हेतु सामान्य भविष्य निधि नियम तथा पेंशन से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 आप देख सकते हैं। तो ये पुरानी पेंशन और नई पेंशन योजना से संबंधित इसमें जो प्रश्न कर्मचारियों के थे उसके बारे में विस्तार से इसमें उत्तर दिया गया है। जिन साथियों को इसकी बारे में जानकारी नहीं है वो इस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसमें लिंक दी गई है, इस पर क्लिक करके पूरी जानकारी आप वहां से ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ये इसकी पीडीएफ फाइल मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इसको अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं, देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप सीधे चैनल में जा सकते हैं, चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। वहाँ पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी मैं लगातार डालते रहता हूँ। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।